बाजार अपने लाइफ हाइज के करीब है और फेड ने जो कमेंट्री दी है उसका भी मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। क्रूड एक अलग तरह से चिंताएं खड़ी कर सकता है। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और फेड की कमेंट्री को कैसे रीड करना चाहिए, ये सारी चीजें समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं जिगर मिस्त्री, जो को फाउंडर हैं बायंट कैपिटल के। जिगर सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। नमस्कार विकास, आपके शो के में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो मार्केट्स पर ही आपसे समझना चाहेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन आपको इस वक्त किधर का दिख रहा है, क्योंकि अब लाइफ हाइज के करीब है मार्केट, तो अब यहां से किस डायरेक्शन में मार्केट जाते हुए आपको दिख रहे हैं अगले एक साल के लिए अगर हम देखें तो? देखिए विकास, इसमें क्या हो रहा है कि अब तक ये चले आ रहा है कि मार्केट को लगा कि फेड ने जो लास्ट हाइक कर लिया था मई में, उसके बाद शायद एक और हाइक की जरूरत ना पड़े। तो इसके पीछे जो आपका रिस्क ऑन का जो वातावरण पैदा हो गया, इसके चलते आप अगर पाएंगे कि 28 मार्च के बाद आप डेटा देखें तो अप टू 1 जून कुछ 500 करोड़ के ऊपर वाली मार्केट कैप कंपनीज में करीब 150 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस 40% से भी ज्यादा चल रही है। तो एक तो मार्च में ये थोड़ा बेस इफेक्ट बन गया कि लोग अपना टैक्स लॉस बुक कर रहे थे, लोग अपने इंश्योरेंस और डेट प्रोडक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। तो स्मॉल एंड मिड कैप में एक ऐसी जगह बनी जहां पे लॉट ऑफ दीज कंपनीज कुड रन वेरी वेल। सो आई थिंक वन पार्ट ऑफ दिस इज प्लेड आउट। अगर आप कल फेड की कमेंट्री भी देखें तो जो डॉट प्लॉट है, जो एवरेज गवर्नर्स की प्रोजेक्शंस हैं, उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो अगर अगर आप माने कि अगर इन्फ्लेशन यहाँ से करेक्ट नहीं होता है तो देर इज अ रूम ओपन कि आप इंटरेस्ट रेट वापस थोड़े से हाइक कर लें। तो एक स्टेप पीछे लेके देखें आप कि अगर आप अभी भी फेड फंड टारगेट रेट अपर बाउंड जो देख रहे हैं वो करीब 5.25% है। तो 5.25% फेड टारगेट, फेड फंड टारगेट, 90 बिलियन प्लस ऑफ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। और एक और टेक्निकल एस्पेक्ट है कि अगर आप ट्रेजरी जनरल अकाउंट देखें तो अब तक उसकी फंडिंग रिवर्स रिपो से हो रही थी, कल से उसकी भी फंडिंग नेट लिक्विडिटी श्रिंक से हो रही है। तो सब मिला के ये मानना मुश्किल है कि इक्विटी वैल्यूएशंस जो इतने रिस्क प्रीमियम पे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। तो हमारा मानना है कि यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस स्टांस विल बी मोर पार फॉर द कोर्स। लॉन्ग टर्म में कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इज द मार्केट टू होल्ड, इक्विटी इज द प्रोडक्ट टू ओन। बट ये मौका मिलेगा आपको साल के दरमियान टू डायल द रिस्क अप। ये मोटा मोटी हमारा मानना है। जी। सो फेड की आपने चर्चा की, तो फेड वैसे तो उसने पॉज किया, फेड की तरफ से ये पॉज है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, हॉकिश टोन है उनका, उन्होंने ये कहा है कि अगर महंगाई आगे कंट्रोल में नहीं रहती तो फिर से दरें बढ़ा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट अगर देखें तो क्या इंडियन मार्केट्स पर पड़ सकता है और क्या ग्लोबल इक्विटीज पर पड़ेगा? ग्लोबल मार्केट जो है वो ऐसे इसको कैसे रीड करेंगे? तो देखिए, इन्फ्लेशन तो एक है कि जो करंट प्राइस की दरें हैं वो एक दर्शाता है, दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस इंक्रीजेस का भी फेड को ध्यान रखना है, राइट? सो ये नॉट ओनली रिलेटिंग टू करंट इन्फ्लेशन बट द फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल। तो फेड का काम ये दोनों चीज को कंट्रोल रखना है। तो ये आके वो लोग नहीं बोल सकते कि फेड अभी इन्फ्लेशन की दरें जो कम हुई हैं तो हम अभी संतुष्ट हैं और ये इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए। until it comes to their level of comfort, जो उनका अनाउंस्ड बैंड है, वहां तक इन्फ्लेशन नहीं आती, तब तक उनका स्टांस हमेशा ही हॉकिश रहेगा। मार्केट्स ये भी जानते हैं। तो आई डोंट थिंक बियॉन्ड द पॉइंट देयर इज मच टू रीड। पर इंडिया की एक अलग सॉर्ट ऑफ दुविधा हो सकती है कि अगर आप इंडिया की रिपो रेट देखें और फेड फंड टारगेट रेट से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो डिफरेंशियल है, तो रिपो माइनस फेड फंड टारगेट रेट जो अभी करंट हालत में 125 बेसिस पॉइंट है, वो 23 साल की लो है, राइट? इट हैज नेवर बीन लोअर देन 125 बेसिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे चल के ये हो सकता है कि अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे कुछ किंतु परंतु होता है, मोर स्पेसिफिकली यू हैव 280 बिलियन ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज। तो ये 280 बिलियन की शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी अगर इतने कम डिफरेंशियल पे शायद इंडिया में रिफाइनेंस करने आ जाए तो आरबीआई को एक अपना अलग से स्टैंड बनाना पड़ सकता है। तो इफ दैट इज इन इवेंचुअलिटी, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है यदि जो फ्रक्टिफाई होती है, तो आपको तब जाके कॉल देनी पड़ेगी। पर तब तक आई डोंट थिंक देयर इज मच टू रीड इनटू व्हाटएवर फेड हैज डन। एग्जैक्टली।
सो एक चिंता सर क्रूड को लेकर भी रहती है। अभी अगर हम पीछे देखें तो ओपेक प्लस में सऊदी ने भी एक्स्ट्रा जो है वो प्रोडक्शन कट का ऐलान किया। तो अभी फिलहाल देखें तो मार्केट में महंगाई कंट्रोल में है, सारी चीजें कंट्रोल में दिख रही हैं, राहत लग रही है अभी मार्केट में महंगाई को लेकर। लेकिन क्या आगे जाकर क्रूड चिंता पैदा कर सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि क्रूड की कीमतें यहां से आगे दिखें? ट्रैजेक्टरी आपको क्या दिख रही है क्रूड की? बढ़ती हुई दिख रही है या फिर क्रूड की कीमतें इसी रेंज में रहेंगी अभी आगे भी? मेघा जी, ये तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक अ कंप्लीट डिमांड सप्लाई मार्केट, राइट? आप किसी भी कमोडिटी जिसका सप्लाई इतना कंट्रोल ना हो, उसका आप थोड़ा सा भी प्राइस एस्टिमेट बना सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, आप उसका कॉस्ट कर्व देख सकते हैं और एक अनुमान बना सकते हैं। पर क्रूड एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे डिमांड, जो लॉन्ग टर्म डिमांड है, अगर ईवी बिकम्स अ रियलिटी तो आपकी डिमांड इज ऑन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो सारा प्राइसिंग आपका सप्लाई डोमिनेटेड है, और वहां भी कुछ लोग एडहियर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ फोरकास्ट, हम तो इसको टेक इट एज अ गिवन, वी टेक इट एज इट्स गिवन टू अस एंड देन ट्राई एंड फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजी अराउंड इट। अब इसमें अगर जी ऑल ऑफ अस नो कि क्रूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके हम कई बार कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो इंडिया इंपोर्ट्स 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, और अगर यहाँ से क्रूड जो पीक में $50-60 बढ़ा था, दैट अमाउंट्स टू समथिंग लाइक 65-70-80 बिलियन डॉलर्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेंशन। और इतनी बड़ी एक्सपेंशन को फंड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी हैव एन आई ऑन क्रूड, पर इस पे हम कुछ फोरकास्ट लगा के चलना में ज्यादा पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं विकास में। जी, पावर सेक्टर पर मैं देखता हूं सर आपकी काफी अच्छी रिसर्च है और काफी उस पर आप बातें करते रहते हैं, आप लिखते भी हैं उस पर काफी। तो पावर सेक्टर का अभी देखिए इलेक्शन ईयर्स भी आ रहे हैं, इलेक्शन अगले साल है, इस साल भी कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। पावर सेक्टर अब काफी लिंक्ड हो गया है इलेक्शन से। तो पावर सेक्टर आप फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? यहाँ से क्या ग्रोथ की आपको संभावनाएं दिख रही हैं या कुछ परेशानियां आपको पावर सेक्टर पर दिख रही हैं? ये जरा आपकी जो रिसर्च है उसका कुछ हिस्सा अपने दर्शकों को बताइए जरा। जी जरूर। तो पावर एक यूनिक सेक्टर है। अगर आप इसकी वैल्यू चेन समझे तो उसमें 4 बड़े कंपोनेंट हैं: कोल माइनिंग, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोल माइनिंग तो क्लियरली सेंट्रल सब्जेक्ट है। कोल इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% प्लस ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन। बाकी छोटा छोटा कैप्टिव माइनिंग और एक और कंपनी है। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ज्यादातर स्टेट कंट्रोल है। जनरेशन क्लियरली प्राइवेट भी है, पर ज्यादातर इनको लॉन्ग टर्म पीपीए जहां पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलती है। ट्रांसमिशन अगर इंटर स्टेट है तो पावर ग्रिड पहले लगाती थी, अभी कॉम्पिटिटिव बिड से ये बिड आउट होती है। जबकि इंट्रा स्टेट जो भी ट्रांसमिशन है वो हर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, विच इज स्टिल लार्जली स्टेट कंट्रोल। The real problem child in this situation is the distribution part, which is entirely state sort of subject. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना केपेक्स करके तारे लगा सकती है गांव गांव में जाके, बट वहां पे पावर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, दैट इज एंटायरली विद इन द एम्बेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में योर पॉलिटिकल एजेंडा कैन बी कि हमने इतनी तारे लगाई, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट वहां पे पावर सप्लाई नहीं करेंगी तो वो तारे लगाने का कुछ बियॉन्ड अ पॉइंट मतलब नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन लूजेस समथिंग लाइक 90,000 करोड़ ईच ईयर, और यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म करने की करने का प्रयत्न किया गया है इन द पास्ट। तो 2012 में आपकी एपीडीआरपी स्कीम लॉन्च करी थी, फिर 2015 में उदय, 19 में फिर एक और कुछ बेल आउट पैकेज। पर एक सेंट्रल थीम यहाँ पे ये है कि शुड पावर बी कंसिडर्ड एज अ कमोडिटी विच शुड बी फ्रीली ट्रेडेड, कि इसकी एक मार्केट में निर्धारित प्राइस होनी चाहिए बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, या तो ये एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट्स को अपने सिटीजन्स को देनी चाहिए एट वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टेट पावर पॉलिटिकल यूनिट्स आर यूजिंग दिस एज अ लैटर। उनको लगता है कि दिस इज अ गुड वे टू विन इलेक्शंस, एंड देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है, उसमें कम आपकी बिलीफ सिस्टम रहती है। तो देयरफॉर इफ द सेक्टर कंटिन्यूज टू रिमेन इम्बैलेंस्ड, वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज भी टेम्पररी होंगी। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कभी नहीं होती है तो स्ट्रक्चरल अपसाइड सेक्टर में किसी स्टॉक में खोज पाना उतना थोड़ा मुश्किल है। तो एज आई सेड, हिस्टोरिकली कुछ कुछ एरियाज रहे हैं इंटरेस्ट के, पर अभी बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ यहाँ पे इन्वेस्टेबल थीम्स में स्टॉक्स पाना मुश्किल है।
जी, यहाँ अभी फिलहाल आपको कुछ इन्वेस्टेबल स्टॉक्स का जो थीम है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे जरूर होंगे जो आपकी नज़र में ऐसे होंगे लंबी अवधि के हिसाब से, जहां व्यूअर्स जो हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां आप देख रहे हैं लंबी अवधि में? हम 1-2 महीने या 3 महीने की बात नहीं करेंगे, लंबी अवधि का मतलब 12 महीने के ऊपर की बात करेंगे, कि वो सेक्टर्स आपको लग रहा है कि वो आगे के लिए सनशाइन सेक्टर की तरह होंगे, जो आगे जो है वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जी विकास जी, तो आई थिंक पहला, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी इंटरेस्टिंग। सी, हम इसको दो हिस्सों में सॉर्ट ऑफ विभाजन करके देखते हैं। आप 2015 के पहले का कार्यकाल ले लें, तो उसमें क्या होता था कि बैंक ने यदि किसी कंपनी को लोन दे दिया है तो वो बैंक की आपत्ति होती थी, वो प्रॉब्लम बैंक का होता था। आफ्टर दैट आपकी आईबीसीज खुले, प्रमोटर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा अगर वो बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं। तो आफ्टर दैट द सिस्टम हैज क्लीन्ड अप अ लॉट। आपके सिस्टम में काफी सारा ये क्लैरिटी आया है, ट्रांसपेरेंसी आया है, और जो लेंडिंग हुई है 2016-17 के बाद वो ज्यादातर रिटेल में हुई है, और वहां पे डिलिंक्वेंसी कभी भी एक साथ नहीं आती जैसी कॉर्पोरेट लोन्स में आती है। तो सेक्टर हैज बिकम वेरी स्टेबल, आपकी बैलेंस शीट्स हैव बिकम वेरी क्लीन। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जरूर रीरेट हुई है और काफी सारे बैंक शेयर में काफी पैसा बना है लोगों का। बट अगर आप वो पाए कि ये कितनी रैली के बाद भी मार्केट में कोई एक सेक्टर है, तो उसमें ये क्लियरली बैंकिंग क्षेत्र काफी हद तक हमें पसंद है। उसमें सब थीम्स हैं, राइट? थीम्स है कि माइक्रो फाइनेंस ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्मॉलर प्राइवेट बैंक ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लार्जर प्राइवेट बैंक्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो ये थीम्स यू कैन कीप प्लेइंग, बट ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। जी, इसके अलावा भी कोई सेक्टर आप बताना चाहेंगे दर्शकों को बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा? सीमेंट इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि आप देखिए ग्लोबल कॉस्ट कर्व, अगर वेस्टर्न इकोनॉमीज में थोड़ी सी रिसेशनरी प्रेशर बनेगा तो आपकी ग्लोबल कमोडिटीज थोड़ा सा कॉस्ट कर्व भी नीचे आएगा और प्राइसेस भी नीचे आएंगी। अब इसमें आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जहां पे आपकी प्रोडक्ट प्राइसेस तो कम हो रही है, बट आपकी रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रही है, पर आपकी फाइनल प्रोडक्ट प्राइसेस में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो या तो आप इसको कंजम्पशन के थ्रू ले सकते हैं या ऑटोमोबाइल्स के थ्रू ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली कुछ ना कुछ डिमांड ड्रिवन फोर्सेस हैं जो काउंटर एक्ट करते हैं। सीमेंट एक वो सेक्टर है, एंड ऑब्वियसली वी आर एंटरिंग मॉनसून, तो सीजनल थोड़ा डिप है। बट अगर कोल प्राइसेस इतने नीचे आ चुके हैं तो आपको ये जरूर यहाँ पे अगेन सेक्टर्स हैव नॉट डन वेरी वेल ओवर द पास्ट 2 years और सो, तो एक अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है यहाँ पे टू टेक पोजीशंस। जी, सो ओवरऑल स्ट्रेटजी आपने बहुत अच्छी क्लियर समझा दी है। आपने फेड से लेकर क्रूड से लेकर और सेक्टर्स जो हैं वो जहां इन्वेस्ट करने चाहिए वहां तक की सारी चीज़ें समझा दी है। बहुत शुक्रिया जिगर सर, आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों की स्ट्रेटजी बनवा दी। बहुत धन्यवाद आपका बीक्यू प्राइम हिंदी से जुड़ने के लिए। थैंक यू विकास जी फॉर इनवाइटिंग। नमस्कार।